हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो नीचे दोस्तों सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए। मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, प्रेस कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेड ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर सारी पीडीएफ और क्विजेज बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, हाल ही में मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत और फ्रांस के बीच कहाँ पर वरुण 2021 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये अरब सागर में आयोजित हुआ है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, कलकत्ता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो कलकत्ता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बनाए गए हैं राजेश बिंदल। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी को दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं टीबीएन राधाकृष्णन जी की जगह पर। किसकी जगह पर? टीबीएन राधाकृष्णन जी की जगह पर। अच्छा, इनकी नियुक्ति अब हो चुकी है। ये 29 अप्रैल से अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि जो भी हाईकोर्ट होता है उसके चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता कौन है? तो नियुक्ति दोस्तों भारत में कोई भी जज हो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अंतर होता है शपथ दिलाने में। शपथ दिलाने में अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तब उसे शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति भारत का। और अगर किसी स्टेट का किसी हाई कोर्ट का जज है या चीफ जस्टिस है तो उसे शपथ दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए गोवा का कोई राज्यपाल है, ठीक है, और बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस नियुक्त हुआ है। तो क्योंकि गोवा का भी हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट पड़ता है, मुंबई का भी हाई कोर्ट वही पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र का भी। तो आप लोग ये बताइए कि अगर महाराष्ट्र हाई कोर्ट में या बॉम्बे हाई कोर्ट में कोई नया चीफ जस्टिस आता है तो फिर उसको शपथ कौन दिलाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने आपको उस दिन बताया था जब संजय यादव जी को नियुक्त किया गया है अभी कार्यवाहक के रूप में गोविंद माथुर जी की जगह पर, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। उसी टाइम पर मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 124 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट 124 से कहाँ तक है? 147 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। इसको याद रखना आपको। भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो टोटल है भारत में हाई कोर्ट 25, ठीक है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा था? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट दोस्तों सबसे लास्ट हाई कोर्ट है, 25वां हाई कोर्ट है, ठीक है। तो भारत में 25 हाई कोर्ट है टोटल। और भारत में टोटल सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में टोटल हैं 33+1, इतने जज हैं। एक होता है चीफ जस्टिस, बाकी 33 उसके जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? दिल्ली में है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, आरबीआई ने निजी बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल कितने वर्षों तक सीमित किया? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अब निजी बैंक जो होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होंगे, उनके एमडी और सीईओ का कार्यकाल 15 वर्षों तक, मैक्सिमम 15 वर्षों तक लिमिटेड कर दिया है। यानी कि मान लीजिए मैंने आज कोई बैंक स्टेब्लिश की, कोई स्थापित की, तो मैं उसका एमडी और सीईओ अधिकतम 15 वर्ष तक ही रह सकता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि जैसे कोई बड़े बड़े उद्योगपति अपना बैंक एस्टेब्लिश करते हैं तो वही बहुत ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं एमडी और सीईओ, ठीक है। तो ऐसा ना होने पाए इस वजह से आरबीआई ने लिमिट लगा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल में कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए, यस बैंक ले लीजिए, ठीक है। ये सब बैंक जब स्थापित हुई तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसके जो संस्थापक थे वही एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। तो ये सब अब 15 वर्ष तक ही रह पाएंगे मैक्सिमम, ओके। तो यानी कि अब कोई भी सरकारी में तो होता नहीं इतना ज़्यादा टाइम तक, सरकारी बैंकों में तो चेंज किए जाते रहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अब मैक्सिमम 15 वर्षों तक ही रहा जा सकता है।
क्लियर। अब ये रूल उन पर भी लागू होगा जो भारत में हैं, भारत के लोग हैं और भारत में स्टेब्लिश किए हैं। ये रूल उन पर भी लागू होगा जो कोई विदेशी कंपनी और भारत में आकर के अपना बैंक स्टेब्लिश की है। एक प्रकार के बैंक को छूट मिलेगी। अगर कोई विदेशी बैंक है और भारत में, इंडिया में अपनी ब्रांच डाली है तो फिर ब्रांच में वो अपने एमडी और सीईओ को रख सकती है जितने टाइम तक उसका मन हो, ठीक है। लेकिन अगर भारत में कोई बैंक स्टेब्लिश हुई है और यहाँ पर है तो फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की, उसके एमडी और सीईओ मैक्सिमम 15 वर्ष तक ही रह सकेंगे। क्लियर। आरबीआई आया है, आरबीआई के बारे में जानिए। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। भारत की सेंट्रल बैंक है, मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स क्या होते हैं ये सब आरबीआई ही डिसाइड करता है, इसकी द्वारा कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। 3 सदस्य आरबीआई के ही होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। इसके वर्तमान और 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। आरबीआई के पहले गवर्नर हुए थे ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर हुए थे सीडी देशमुख। अगला देखते हैं, चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह रोवर का नाम क्या रखा। दोस्तों चीन ने अभी हाल ही में अपने पहले मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर का नाम रखा है जोहरोंग। क्या? जोहरोंग। ये आपको जो बी ऑप्शन में दिख रहा है स्पेलिंग चेक कर लीजिए, इसी नाम से अपने रोवर का नाम रख दिया है। आपको पता होगा दोस्तों, कई बार आपको बताया गया है कि तियानवेन फर्स्ट नाम का अपना मंगल मिशन लॉन्च किया हुआ है चाइना। अभी ये ऑर्बिटर के रूप में वहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि मंगल ग्रह पर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अभी मई मंथ में ये, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ये अपना रोवर जो है वो लैंड करने वाला है। तो इसका अभी तक रोवर का नाम नहीं रखा गया था, अब रोवर का नाम रख दिया गया है जोरोंग नाम का। और रोवर का नाम रखने के लिए इसने वोटिंग कराई हुई थी, ठीक है। एक कार्यक्रम आयोजित कराया, उसमें वोटिंग कराई गई और 10 शॉर्ट लिस्टेड नाम में से इसे चुना गया है। जोरोंग को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। ओके। CNSA ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, नासा जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जक्सा जैसे जापान की स्पेस एजेंसी है, वैसे ही CNSA जो है ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो CNSA ने अभी हाल ही में ये नाम रखा है। अच्छा, ये नाम जो है वहाँ के प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने अपने प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर अपने मंगल ग्रह के रोवर का नाम रखा है। तो आप बताएंगे जोरोंग था उनके प्राचीन अग्नि देवता का नाम और चाइना ने नाम रखा है। क्लियर। मंगल मिशन से कुछ और रिवीजन करवा दूं दोस्तों, भारत 2013-14 में अपना मंगल मिशन कर चुका है, ठीक है। 2013 में लॉन्च किया था, 14 में पहुंचा था, वो ऑर्बिटर था, ऑर्बिट में चक्कर लगाया। और अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो नासा ने भी अपना मंगल मिशन किया हुआ है और उसने अपना रोवर उतारा है, रोवर का नाम था परसेवरेंस। अच्छा, उस रोवर से हेलीकॉप्टर भी निकला है, हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेनिटी, ये भी याद रखेंगे। और अभी UAE ने भी अपना मंगल मिशन किया हुआ है, होप मंगल मिशन। होप जो मंगल मिशन है ये भी ऑर्बिटर ही है, ठीक है, ऑर्बिटर है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए, ऑर्बिटर मतलब होता है वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो अभी हाल ही में फेमस राइटर अमिताभ घोष ने दोस्तों द लिविंग माउंटेन नाम से एक पुस्तक लिखी है। ये नई पुस्तक है इनकी, अमिताभ घोष जी की। अमिताभ घोष दोस्तों ये फेमस राइटर हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीत चुके हैं। इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है अमिताभ घोष को। तो इन्होंने द लिविंग माउंटेन नाम की एक पुस्तक लिखी है। अच्छा दोस्तों, इनको 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना 12वां बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों राफेल नडाल ने अपना 12वां बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। राफेल नडाल ये हैं स्पेन के खिलाड़ी। इन्होंने अभी हाल ही में स्टेनोफॉस तिसिपास को हराया हुआ है, ठीक है। इनका ये कैरियर का 87वां कैरियर खिताब था और क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पर इनका 61वां खिताब है। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि क्ले कोर्ट पर सबसे बढ़िया यही खेलते हैं राफेल नडाल। यही कारण है कि फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट के मैदान पर खेला जाता है उसको इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जीता है। इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीते हुए हैं, जिसमें से 13 ग्रैंड स्लैम तो इन्होंने क्ले कोर्ट पर जीते हैं, यानी 13 ग्रैंड स्लैम जो है फ्रेंच ओपन का इन्होंने जीता हुआ है।
ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, हरी घास के मैदान पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम जब भी होता है टूर्नामेंट उस पर मैं आपको वीडियो बना करके दे देता हूं, तो इस वजह से आप लोग कभी भी कोई भी वीडियो सर्च करके देख सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 में सहायता के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स देने की घोषणा की है? तो दोस्तों फ्रांस ने घोषणा की है कि वो इंडिया में ऑक्सीजन जनरेटर्स स्थापित करेगा, मेड इन फ्रांस, भारत को कोविड-19 में हेल्प के लिए। देखिए बहुत सारे देश दोस्तों कोविड-19 में सहायता के लिए भारत के सामने आ रहे हैं, भारत की हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं और अपने अपनी तरफ से सहायता कर रहे हैं। इसमें कुछ देश ऑक्सीजन भेज रहे हैं, कुछ देश दोस्तों पीपी किट्स वगैरह भेज रहे हैं, कुछ देश मेडिकल इक्विपमेंट्स भेज रहे हैं, कुछ देश कच्चे माल भेज रहे हैं दवाइयों और वैक्सीन के लिए, जैसे अमेरिका हो गया। अमेरिका ने घोषणा की है कि वैक्सीन और दवाइयों के लिए कच्चे माल भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, बहुत सारे देश, सऊदी अरब वगैरह बहुत सारे देश अपनी अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो हेल्प हुई है वो हुई है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस ने ये कहा है कि वो अगले 10 सालों के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाएगा इंडिया में। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए सब लोग जो ऑक्सीजन जो कोई भेज रहा है वो एक बार के लिए भेज रहा है, जो कोई दवाइयाँ भेजेगा वो भी एक ही बार के लिए भेजेगा, अभी के लिए ही भेजेगा। ठीक है, लेकिन फ्रांस जब ऑक्सीजन जनरेटर्स स्थापित कर देगा इंडिया में तो ये अगले 10 सालों के लिए काम करेगा और अगले 10 सालों तक इंडिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो इससे यही वाली कोविड महामारी नहीं, आगे आने वाली कोई भी महामारी होगी, कोई भी पैंडेमिक होगी तो उसमें इंडिया को ये हेल्प करता ही रहेगा। तो यानी कि समझिए ये एक प्रकार से ये परमानेंट हेल्प की जा रही है और इसके बदले में कोई मतलब ये बिजनेस नहीं हो रहा है। फ्रांस ने ये घोषणा की है कि ये मुफ्त में लगाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पहल है फ्रांस की, बहुत बड़ी हेल्प है इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में। ओके, अब आया है फ्रांस, तो हम लोग फ्रांस देखेंगे वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपीय महाद्वीप में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इटली के पास में ही आपको दिख जाएगा फ्रांस। ये रहा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस और पेरिस में ही हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, इसको भी याद रखना है। पेरिस में ही है दोस्तों आईफेल टावर। अच्छा, फ्रांस जो है, फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था 2018 में। 2018 वाला फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस ने ही जीता था क्रोएशिया को हरा करके। ठीक है, दूसरी बार इसने जीता था। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन जी, इनको 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्तों चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला था, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा क्या होती है, करेंसी क्या होती है? यूरो होती है। यहाँ की करेंसी होती है यूरो। राजधानी आप पेरिस जान ही लिए हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021। इस बार मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही मनाया जाता है। कार्यस्थल पर मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल के लिए मनाया जाता है। ये मनाए जाने का उद्देश्य यही है कि कार्यस्थल पर फैक्ट्रियों में काम करते समय मजदूर कम से कम बीमार हों और उनकी डेथ रेट को भी कम से कम किया जा सके। तो आईएलओ के द्वारा ये घोषणा की गई। 2003 के बाद से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत 2003 से हुई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1919 को। मुख्यालय है जिनेवा में और इसके महासचिव हैं गाय राइडर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नाम से सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनिकॉर्न नाम से एक सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा गया है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा होल होता है दोस्तों, अंतरिक्ष में एक ऐसा प्लेस होता है कह सकते हैं जहां पर ग्रेविटी भी काम नहीं करती है, जो प्रकाश को भी, लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, जिसके बाद समझ लीजिए कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, कोई भी तारे हो, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि किसी भी तारे, किसी भी ग्रह की अपनी ग्रेविटी ना के बराबर हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके सामने उसकी ग्रेविटी काम नहीं करती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दोस्तों एसएससी जीडी के कोर्स में ज्योग्राफी की वीडियो में आपको ब्रह्मांड और मंदाकिनी की वीडियो दी थी। उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं कि आकाशगंगा क्या होती है, मंदाकिनी क्या होती है, ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, सब कुछ डिटेल में आपको समझाया गया था। ये वाला जो ब्लैक होल है दोस्तों,
इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना है, यानी सूर्य जितना बड़ा है, सूर्य का जितना मास है उसका ये 3 गुना है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है यूनिकॉर्न और इसकी दूरी पृथ्वी से है 15 प्रकाश वर्ष। कितना? 15 प्रकाश वर्ष की इसकी दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताया गया है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। पारसेक, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की? तो अभी हाल ही में DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की है, डेवलप की है। इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा? इसका यूज़ दोस्तों किया जाएगा हेलीकॉप्टर्स में, हेलीकॉप्टर्स के इंजन में, फाइटर प्लेन के इंजन में। ठीक है, तो इन सब जगह पर यूज किया जाएगा। आप जो इमेज दिख रहे हैं दोस्तों, ये लास्ट में जो थ्रस्ट होता है, जो जलता है, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने वाले ब्लेड होते हैं। इसका निर्माण DRDO ने कर लिया है, तो ये मेड इन इंडिया होगा। ठीक है, इसमें 60 ब्लेड की आपूर्ति ये HAL को करेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को करेगा। किस लिए? HAL जो है अपने हेलीकॉप्टर्स इंजन में इसका यूज करेगा। तो DRDO जो है वो इस सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टर्बाइन ब्लेड को 300 तक बनाएगा। 300 ब्लेड ऐसे डेवलप करने वाला है। DRDO के बारे में बात करें, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और G सतीश रेड्डी जी हैं DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष। अगला, किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पंडित राजन मिश्रा जी का निधन हो गया है। ये ख्याल गायकी के बहुत ही फेमस ये क्लासिकल सिंगर थे। इनका निधन हुआ। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से कब इनको सम्मानित किया गया था? इनको 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये बनारस घराने के फेमस इंडियन क्लासिकल सिंगर थे। इनको ख्याल शैली में गाने के लिए जाना जाता था। ठीक है, ख्याल शैली में ये गायक थे। ख्याल शैली एक होती है, यूपी की ही शैली है, इसको याद रखिएगा, ख्याल। ठीक है, ख्याल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ख्याल यूपी स्पेशल जीके में भी मैंने आपको पढ़ाया था। पंडित राजन मिश्रा को दोस्तों कुछ और भी अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका था। तो अभी हाल ही में इनका हो गया है निधन। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आई है पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए। 1 से 2 सेकंड लगेंगे, प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए। कल दोस्तों ऑस्कर अवार्ड पर आपको वीडियो दी गई है, तो ऑस्कर अवार्ड से दोस्तों क्वेश्चंस बनते भी हैं एग्जाम में, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, AIBA यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? अगला, 93वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल वीडियो आई है, इस पर आप देख ही सकते हैं। आप अगर वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो SSC GD का वीडियो कोर्स आया हुआ है, हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है। इन दोनों वीडियो कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। आपको अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है इसके लिए कूपन कोड है SSC GD10। क्या है? SSC GD10। इस कूपन कोड को एंटर करने के बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। आपको 101 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, आपकी हेल्प करी जाएगी। वीडियो आप देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिल जाएगी आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखो, वहीं पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।